Hey friends, what's up? Welcome to my YouTube channel Make the world of mechanical engineering contents. Today, we are going to learn new topics of engineering metrology. Let's get started. So in the last lecture, we were discussing about the difference between hole basis system and shaft basis system. क्या डिफरेंस है दोनों में? दोनों बार हम देखते हैं लोग. फर्स्ट पॉइंट है इसमें होल बेसिस सिस्टम के अंदर hole size is kept constant and shaft size is varied. Whereas in shaft basis system, shaft size is kept constant and hole size is varied. होल बेसिस सिस्टम को कैपिटल H से रिप्रेजेंट किया जाता है, जबकि शाफ्ट बेसिस सिस्टम को स्मॉल h से रिप्रेजेंट किया जाता है. होल बेसिस सिस्टम को मास प्रोडक्शन के लिए प्रेफर किया जाता है, जबकि शाफ्ट बेसिस सिस्टम को स्पेशल केस ऑफ प्रोडक्शन के लिए प्रेफर किया जाता है, जिसको बोलते हैं हम लोग जॉब प्रोडक्शन. तीन टाइप के प्रोडक्शन होते हैं. एक होता है मास प्रोडक्शन, दूसरा होता है बैच प्रोडक्शन, तीसरा होता है जॉब प्रोडक्शन. मास प्रोडक्शन में क्या करते हैं हम लोग? आइडेंटिकल प्रोडक्ट्स, सेम प्रोडक्ट्स लार्जर क्वांटिटी में बनाते हैं, उसको बोला जाता है मास प्रोडक्शन. बैच प्रोडक्शन क्या होता है? बैच प्रोडक्शन मतलब बैचेस के फॉर्म में बनाएंगे उसको, क्वांटिटी रहेगी लेकिन बैचेस के फॉर्म में रहेगी. जैसे अगर एग्जांपल देखेंगे तो एयर कूलर का या वाटर कूलर्स का, तो समर सीजन में जो है इनका डिमांड बढ़ जाता है, तो इससे पहले क्या करेंगे, इसकी मैन्युफैक्चरिंग की जाएगी. तो इस सीजनल जो भी प्रोडक्ट्स होते हैं वो बैच प्रोडक्शन के फॉर्म में मैन्युफैक्चर होते हैं. साल के 12 महीने वो मैन्युफैक्चरिंग नहीं होगी उसकी, बस डिमांड से जस्ट पहले उनकी मैन्युफैक्चरिंग होती है, उसको कहा जाएगा बैच प्रोडक्शन. तीसरा होता है जॉब प्रोडक्शन. जॉब प्रोडक्शन अपने आप में यूनिक होते हैं, बहुत लिमिटेड क्वांटिटी में वो बनाए जाते हैं. जैसे एग्जांपल फरारी वगैरह का अगर हम कार का एग्जांपल देखेंगे तो फरारी को आप अपने हिसाब से उसको मॉडिफाई करके ले सकते हैं जैसा आपको चाहिए. राइट हैंड ड्राइव चाहिए, लेफ्ट हैंड ड्राइव चाहिए, फिर उसके अंदर जो है आपको सीट्स का कलर क्या चाहिए, और भी बहुत सारी चीज़ें हो सकती है. आपका डैशबोर्ड कैसा होना चाहिए सामने का, तो सारी चीज़ें जो है अपने आप अपने हिसाब से उसको मॉडिफाई करके ले सकते हैं. तो वो हो गया आपका जॉब प्रोडक्शन का एग्जाम्पल. तो होल बेसिस सिस्टम को कहाँ पे प्रेफर किया जाता है? मास प्रोडक्शन के अंदर प्रेफर किया जाता है. दूसरा शाफ्ट बेसिस सिस्टम को कहाँ पे प्रेफर किया जाता है? जॉब प्रोडक्शन के अंदर प्रेफर किया जाता है. ये हो गया डिफरेंस के बाद. अब आते हैं फिट्स के ऊपर. व्हाट इज फिट? फिट इज the degree of tightness and looseness between two mating parts during the assembly. It is called fit. Degree of tightness and looseness दो मेटिंग पार्ट्स के दरमियान, उसको हम फिट कहते हैं. टाइप्स ऑफ फिट्स, कितने टाइप्स के फिट्स? तीन टाइप्स के. क्लियरेंस फिट, ट्रांजिशन फिट एंड इंटरफेरेंस फिट. क्लियरेंस फिट में क्या रहेगा? शाफ्ट का साइज छोटा रहेगा और होल का साइज बड़ा रहेगा. और जो गैप है, क्लियरेंस किसको बोल रहे हैं हम लोग? द गैप बिटवीन द upper limit of or maximum limit of shaft and minimum limit of hole. दोनों के बीच में जो है जो गैप होता है, जो डिफरेंस होता है, उस डिफरेंस को बोला जाता है क्लियरेंस. तो यहाँ पे इस केस में क्या होता है? क्लियरेंस ज्यादा होता है. तो क्लियरेंस किसको बोल रहे हैं? शाफ्ट की अपर लिमिट से लेकर होल के लोअर लिमिट के बीच का जो डिस्टेंस है, दोनों के बीच का जो, जिसको हाईलाइट किया हुआ है देखो यहाँ पर, ये जो गैप है, ये जो डिस्टेंस है, इसको कर रहे हैं हम लोग क्लियरेंस. तो क्लियरेंस फिट में क्या होता है? ये गैप ज़्यादा होता है, ये डिफरेंस ज़्यादा होता है. और ये डिफरेंस ज़्यादा होने की वजह से यहाँ पे प्रॉपरली शाफ्ट और होल के बीच में कॉन्टैक्ट नहीं हो पाता है. कॉन्टैक्ट नहीं होने की वजह से जो है पावर का ट्रांसमिशन ऑब्वियसली वहाँ पे नहीं होगा. मतलब जिस चीज़ के लिए उसको लगाया है वहाँ पर, जो फंक्शंस के लिए लगाया है, वो फंक्शन प्रॉपरली परफॉर्म नहीं करेगा होल और शाफ्ट का रेंज में. So the highest possible allowable shaft size is smaller than the lowest hole size, so that the shaft can rotate or slide easily. Maximum clearance is maximum possible difference between maximum limit of hole and minimum limit of shaft. तो सिंपल मैंने आपको बताया है, इतना याद रखो आप लोग कि शाफ्ट की मैक्सिमम लिमिट और होल की मिनिमम लिमिट के बीच का जो डिस्टेंस होता है उसको क्लियरेंस कहा जाता है. और क्लियरेंस फिट के अंदर क्या होता है? क्लियरेंस फिट के अंदर ये जो डिस्टेंस है, क्लियरेंस का जो गैप है, ये बड़ा गैप रहेगा, बड़ा डिफरेंस रहेगा. देन कम टू द सेकंड टाइप ऑफ फिट, दैट इज ट्रांजिशन फिट. तो ट्रांजिशन फिट में क्या होगा?
the size of biggest acceptable hole is larger than the minimum size of the shaft, but the minimum hole is smaller than the biggest shaft. It's called as transition fit. अगर आप यहाँ पे डायग्राम में देखेंगे तो आपको अच्छे से आसानी से समझ में आएगा। अब यहाँ पे मैक्सिमम लिमिट ऑफ द शाफ्ट, अब देखो शाफ्ट की मैक्सिमम लिमिट कहाँ है, यहाँ ये मैक्सिमम लिमिट ऑफ द शाफ्ट इज रिलाई just below the maximum limit of hole. मैक्सिमम लिमिट ऑफ होल के जस्ट नीचे रहेगा यहाँ पर। तो यहाँ पे डिग्री ऑफ टाइटनेस जो मिलेगा वो आपको अच्छा मिलेगा, जिसकी वजह से मैक्सिमम पावर ट्रांसमिट हो सकता है यहाँ पर, और ये हमको रिक्वायर्ड है। सो द मैक्सिमम लिमिट ऑफ शाफ्ट कोइंसाइड्स और रिलाइज इन बिटवीन द मैक्सिमम एंड मिनिमम लिमिट ऑफ द होल, कहीं तो बीच में रहेगी, तो जिसकी वजह से आपको यहाँ पे प्रॉपर फिट देखने को मिलेगा। ये हो गया ट्रांजिशन फिट के बारे में। नाउ इंटरफेरेंस फिट, इंटरफेरेंस फिट किसको बोलेंगे? द मिनिमम परमिटेड डायमीटर ऑफ शाफ्ट इज मैक्सिमम देन द स्टैंडर्ड ऑफ मैक्सिमम होल साइज इज कॉल्ड एज इंटरफेरेंस फिट। अब यहाँ पे इंटरफेरेंस में सिंपल लैंग्वेज में आपको मैं बता देता हूँ। इंटरफेरेंस में क्या होगा? द साइज ऑफ द शाफ्ट इज लार्जर देन द साइज ऑफ द होल, बिकॉज ऑफ विच shaft is not able to get inserted into the hole, so that we cannot transmit the power from shaft to hole or hole to shaft. अब पावर का जो ट्रांसमिशन है वो शाफ्ट से होल के इसके अंदर भी हो सकता है और होल से शाफ्ट के अंदर भी हो सकता है, दोनों पॉसिबिलिटीज है, वाइस वर्सा। ओके, सो इंटरफेरेंस फिट में क्या रहेगा? बहुत ज्यादा रहेगा, मतलब इसमें क्या, इन शॉर्ट अगर हम देखेंगे टर्मिनोलॉजी के लैंग्वेज में अगर बात करते हैं तो the minimum limit of shaft is lie above the maximum limit of hole. Minimum limit of shaft कहाँ रहेगी? होल के मैक्सिमम लिमिट से ज्यादा बड़ी रहेगी। तो उस केस में जो फिट देखने को मिलेगा आपको वो इंटरफेरेंस फिट रहेगा, इंटरफेरेंस फिट रहेगा। नाउ एग्जांपल्स अगर हम देखते हैं, एग्जांपल्स की बात करते हैं फिट के। सो स्लाइड फिट, tailstock and spindle of lathe, feed movement of spindle in drilling machine, stopper rings, easy slide fit, spindle of lathe and dividing heads, piston and slide valves, spigot, running fit, shaft gear pulley is main bearing, in main bearing of small motor and pump। तो ये जो है कुछ एक एग्जांपल दिए गए हैं। क्लियरेंस फिट कहाँ पे देखने को मिलेगा आपको, इंटरफेरेंस फिट कहाँ पे देखने को मिलेगा और ट्रांजिशन फिट कहाँ पे देखने को मिलेगा उसके लिए, ठीक है। नाउ गेजेस के एडवांटेजेस के ऊपर आते हैं हम। अब गेजेस का क्या इंपॉर्टेंस है या उसकी क्या एडवांटेजेस है? व्हाट आर द प्रोज, व्हाट आर द डिफरेंट प्रोज ऑफ गेजेस? दीज आर फ्री फ्रॉम एरर्स, दीज आर पोर्टेबल, दीज आर इंडिपेंडेंट ऑफ पावर सप्लाई, देयर इज नो नीड ऑफ any additional equipment with gauge, combined dimensions like length, width, diameter and angle can be measured simultaneously. Alignment, location, form also can be changed. Provides uniform reference standard, less expensive for mass production, no need to set using master gauges used by unskilled worker also. So these are the factors because of which we prefer the use or application of gauges. क्या क्या है इसमें? सबसे पहले एरर से एरर मुक्त होता है, इसके अंदर एरर नहीं रहेंगे। पोर्टेबल होता है, इसको आसानी से एक जगह से दूसरी जगह रिलोकेट कर सकते हैं हम लोग, एक जगह से दूसरी जगह लेकर जा सकते हैं। पावर सप्लाई जो रहता है इसका इंडिपेंडेंट रह सकता है, अपना अपना इंडिविजुअल रहेगा, दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट नहीं रहेगा, वो अपना अपना अलग से चला जा सकता है। अभी मैकेनिकल गेज अगर हम देखेंगे, स्लिप गेजेस अगर हम देखते हैं तो उसको कोई पावर सप्लाई की जरूरत नहीं है। स्नैप गेज, प्लग गेज, थ्रेड गेज देखते हैं तो उसको भी कोई पावर सप्लाई की जरूरत नहीं है। तो कुछ गेजेस ऐसे भी है जिसको कोई पावर सप्लाई की जरूरत नहीं है, बगैर पावर के काम कर लेंगे। इन केस अगर पावर सप्लाई लगता है तो इंडिपेंडेंट पावर सप्लाई का वो इस्तेमाल करेंगे। देन उसके बाद एडिशनल इक्विपमेंट की कोई जरूरत नहीं होती है गेजेस के अलावा। इन गेजेस की मदद से आप लेंथ, विड्थ, डायमीटर, एंगल आसानी से मेजर कर सकते हैं।
इसी के साथ साथ अलाइनमेंट, लोकेशन और फॉर्म, ज्योमेट्रिकल फॉर्म भी आसानी से चेक कर सकते हैं। एक रेफरेंस स्टैंडर्ड प्रोवाइड कर देता है गेज एज कम्पेयर्ड। जो है अगर हम देखेंगे यहाँ पे ये जो पॉइंट है थोड़ा सा समझने की जरूरत है उसको। अगर आप फर्स्ट टाइम बाय करेंगे गेजेस को तो वो थोड़े से महंगे होते हैं, एक्सपेंसिव होते हैं। बट अगर हम मास प्रोडक्शन की कोई कंपनी है हमारे पास, तो मास प्रोडक्शन में क्या होगा, कंटिन्यूसली मैन्युफैक्चरिंग जब होती रहेगी तो अगर हम वहाँ पे इंस्टेड ऑफ यूजिंग गेजेस इफ वी प्रेफर द मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, तो मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स का वियर एंड टियर होने की वजह से, ज़्यादा इस्तेमाल होने की वजह से, कंटिन्यूस यूज होने की वजह से क्या होगा, वो जल्दी खराब होते रहेंगे। क्योंकि मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट क्या होते हैं, बहुत ज़्यादा सोफिस्टिकेटेड होते हैं, नाजुक होते हैं, बहुत जल्दी खराब हो जाते हैं। वहीं अगर हम rather than using the measuring instrument अगर गेज को वहाँ पे प्रेफर करते हैं, तो फर्स्ट टाइम जब इनिशियल परचेसिंग करेंगे, इनिशियल बाइंग जब करेंगे, थोड़ा महंगा तो रहता है गेज मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट की कंपेरेटिवली, बट उसकी जो लाइफ रहेगा, जो ड्यूरेशन स्पैन जो रहेगा यूज होने का, वो ज़्यादा रहेगा। इस हिसाब से अगर मास मास प्रोडक्शन में अगर हम देखते हैं तो गेजेस ज़्यादा इकोनॉमिकल रहेंगे हमारे लिए। गेजेस का इस्तेमाल इन केस ऑफ मास प्रोडक्शन will be more economical than that of measuring instruments. फिर उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है इसमें, नो नीड टू सेट यूजिंग मास्टर गेज, और अनस्किल्ड ऑपरेटर गेज को आसानी से चला सकता है, यूज कर सकता है। ये इसका क्लासिफिकेशन है गेजेस का। अकॉर्डिंग टू टाइप देयर आर टू टाइप्स ऑफ गेजेस, स्टैंडर्ड गेज एंड लिमिट गेज, अकॉर्डिंग टू द पर्पस, वर्कशॉप गेज, इंस्पेक्शन गेज एंड मास्टर गेज। ये चीज़ तो हमने ऑलरेडी पहले ही पढ़ रखी है। देन फॉर्म ऑफ टेस्टेड सर्फेस, ठीक है। अब वहाँ पे फॉर होल्स अगर हम देख रहे हैं, और शाफ्ट अगर देख रहे हैं, होल्स के लिए अलग गेजेस है हमारे पास, शाफ्ट के लिए अलग गेजेस है। होल के लिए कौन से है, प्लग गेजेस है हमारे पास। अब प्लग गेज में भी जो है अलग अलग टाइप्स है, सिंगल एंडेड प्लग गेज, डबल एंडेड प्लग गेज, प्रोग्रेसिव प्लग गेज, हॉलो एंडेड प्लग गेज। और शाफ्ट में अगर हम देख रहे हैं तो शाफ्ट के भी अलग अलग है, स्नैप गेज और रिंग गेज। सिंगल, फिर स्नैप गेज में भी देखेंगे हम लोग, सिंगल एंडेड स्नैप गेज, डबल एंडेड स्नैप गेज और एडजस्टेबल स्नैप गेज। ये आपको फोर में दिखा चुका ऑलरेडी, प्लग गेजेस और स्नैप गेजेस के अलग टाइप जो है मैं दिखा चुका ऑलरेडी। अकॉर्डिंग टू लिमिट्स, सिंगल लिमिट, डबल लिमिट और फिक्स लिमिट, उसके साथ साथ एडजस्टेबल लिमिट, दीज आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ गेजेस। देन लिमिट गेज और प्रिंसिपल ऑफ गो एंड नो गो, ये भी इंपॉर्टेंट है। देखो ये भी जो है एग्जाम में पूछ चुका है, गो और नो गो किसे कहते हैं। So these are made according to two limits, that is high and low limit of sizes. The maximum material condition should cover by go gauge, which should pass while gauging. अब gauging किसको बोलेंगे? Gauging is a process where we test the material, we test the component with the help of gauge. Gauging किसको बोलते हैं? ऐसा प्रोसेस जिसके अंदर हम गेज का इस्तेमाल करके प्रोडक्ट के डायमेंशंस को मेजर करते हैं या उसको टेस्ट करते हैं। So minimum material condition should match no-go side of gauge, which should not pass while gauging. तो गो में क्या होना चाहिए? गो किसको बोलेंगे हम लोग? गो केस किसको बोलेंगे? जब मिनिमम मटेरियल कंडीशन की मदद से ये आसानी से अंदर से पास हो जाता है, और नो गो जो है आसानी से पास नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो अगर ये गो केस में से गो टाइप की जो है लिमिट केस से पास हो रहा है, तो इसका मतलब क्या है वहाँ पर कि आपको आपका जो प्रोडक्ट है, आपका जो कंपोनेंट है वो ओके है अकॉर्डिंग टू द डायमेंशन। और अगर नो गो वाला पास नहीं हो पा रहा है उसमें से, दैट मीन्स आपका जो प्रोडक्ट है वो एक्यूरेट है। अगेन जो है हमको वहाँ पे क्या बोलेंगे, कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि हमारा जो प्रोडक्ट है उसमें से सिर्फ अगर गो वाला पास हो रहा है, नो गो वाला पास नहीं हो रहा है, दैट मीन्स कि हमारा प्रोडक्ट ओके है अकॉर्डिंग टू द डायमेंशन। अब नो गो वाला पास हो रहा है और गो वाला पास नहीं हो रहा है, दैट मीन्स क्या है वहाँ पर कि हमारा प्रोडक्ट के अंदर डायमेंशन में कुछ ना कुछ गड़बड़ हुई है और हमको वहाँ पे उसको रेक्टिफाई करने के लिए करेक्शन करने की ज़रूरत है। ये जो हो गया आपका प्लग गेज के बारे में हो गया। ये प्लग गेज है आपके डबल साइडेड, और ये जो है आपके शाफ्ट के लिए स्नैप गेजेस है, ठीक है। अब ये अलग अलग टाइप्स के जो है गेजेस है। डबल एंडेड प्लेन प्लग गेज, इसके अंदर देखो ये गो साइड है और ये नो गो साइड है।
और यहाँ पे जो है बेसिक साइज दिया हुआ है उसका 20x7। तो होल बेसिक सिस्टम के लिए कैपिटल एच का इस्तेमाल किया जाता है और शार्प बेसिक सिस्टम के लिए स्मॉल एच का इस्तेमाल किया जाता है। तो प्लग गेजेस जो है ये होल्स के साइजेस को मेजर करने के काम आता है, इसलिए यहाँ पे कैपिटल एच आपको देखने को मिलेगा। और ये जो है आपका स्नैप गेज है जो शाफ्ट के साइजेस को मेजर करने के काम में आता है, इसलिए यहाँ पे आपको स्मॉल एच देखने को मिलेगा। तो इसके अंदर जो है कलर कोडिंग भी की जाती है, रेड मार्क एट नो गो साइड, यहाँ तक हम उसे इंसर्ट करके देखते हैं। ये भी आपका एक टाइप है रिमूवेबल एंड प्लेन प्लग लिमिट गेज, हॉलो एंड प्लेन प्लग लिमिट गेज। ये जो है आपका रिमूवेबल एंड वाला प्लग गेज है, जिसका एंड जो है हम लोग रिमूव कर सकते हैं। ये वाला जो एंड है इसको रिमूव कर सकते हैं। सो दीज आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लग एंड स्नैप गेजेस इन शॉर्ट, जो हम लोग पहले कल भी देख चुके हैं। ये स्नैप गेज है जिसको एडजस्ट किया जा सकता है, हमारी ज़रूरत के हिसाब से इसको कम ज़्यादा कर सकते हैं हम लोग। ये कीवे गेज है, ये रिंग गेज है। देन टेलर्स प्रिंसिपल देखते हैं, ये देखो कितने मरतबा पूछ चुका है एग्जाम। टेलर्स प्रिंसिपल बहुत इंपॉर्टेंट है, 10 टाइम्स एग्जाम में पूछ चुका है, 10 मरतबा जो है एग्जाम में ऑलरेडी पूछ चुका है टेलर्स प्रिंसिपल के बारे में। स्टेट एंड एक्सप्लेन टेलर्स प्रिंसिपल ऑफ गेज डिजाइन और डिस्क्राइब द टेलर्स प्रिंसिपल फॉर डिजाइन ऑफ लिमिट गेज। तो स्टेटमेंट क्या है, टेलर साइंटिस्ट का नाम है जिन्होंने गो और नो गो का प्रिंसिपल फर्स्ट टाइम जो है डिराइव किया था, फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस करवाया है वर्ल्ड को। तो क्या कंसेप्ट है, थ्योरी क्या है इनका, क्या कहता है इनका प्रिंसिपल, देखते हैं। गो साइड किसको बोलेंगे, गो साइड, गो साइड ऑफ गेज इज करस्पॉन्डिंग टू मैक्सिमम मटेरियल कंडीशन। The go shape is to be designed such that it should check all the features of the part in one pass. एक ही बार में एक ही मर्तबा में सारे के सारे फीचर्स वो चेक कर लेना चाहिए, गो वाला साइड इसको इस तरीके से डिजाइन करना चाहिए और मैक्सिमम मटेरियल कंडीशंस को फुलफिल करना चाहिए। इससे ज़्यादा मटेरियल रहेगा तो फिर वो गो वाली साइड से निकल जाएगा, मतलब वो एक्सेप्टेबल रेंज से बाहर निकल जाएगा। तो मैक्सिमम मटेरियल कंडीशन को फुलफिल करना चाहिए गो साइड, और गो साइड एक ही बार में एक ही अटेम्प्ट में कई सारे फीचर्स को एक साथ चेक करना चाहिए एट अ टाइम साइमल्टेनियस। नो गो साइड किसको बोलेंगे, नो गो साइड इज करस्पॉन्डिंग टू मिनिमम मटेरियल कंडीशन। अगर मिनिमम मटेरियल कंडीशन रहती है तो उसको हम बोलेंगे नो गो, और नो गो में एट अ टाइम सिर्फ और सिर्फ एक ही फीचर का जो है चेक किया जाता है, कोई एक पैरामीटर ही चेक कर सकते हैं वहाँ पर हम लोग नो गो एक अटेम्प्ट में। The maximum material condition for hole is minimum limit. It should indicate the size of go gauge for hole inspection, that is plug gauge. In the same way, the maximum limit of hole gives no go gauge size. अब यहाँ पे देखो go और no go दोनों दिया हुआ है। अभी go size किसको बोल रहे हैं हम लोग, जिसकी मैक्सिमम लिमिट होल के शाफ्ट की मैक्सिमम लिमिट या फिर जो है हमारा गेज की मैक्सिमम लिमिट होल के मिनिमम लिमिट के साथ मैच करती है, तो इसको बोल रहे हैं हम लोग go size। no go किसको बोल रहे हैं, जब हमारे गेज की मैक्सिमम लिमिट होल की मैक्सिमम लिमिट के साथ कोइंसाइड कर रही है तो उसको बोल रहे हैं नो। ये चीज जो है यहाँ पर नो में होती है। Assume a hole to be manufactured as shown in the figure, but because of errors in manufacturing process, it is manufactured as shown in the figure B. Figure C indicates the wrong design gauge because of its small length. अभी देखो यहाँ पे B और C कहाँ है। Assume a hole is to be manufactured as shown in the figure A. तो ये जो है ना आपकी प्रोडक्ट आपको मैन्युफैक्चर करना है, बट बिकॉज ऑफ एरर्स इन द मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, हमको ऐसा बनाना था, ब्लूप्रिंट हमारे पास ऐसा था लेकिन गलती से ऐसा बन गया है, ऐसा मैन्युफैक्चर करना था बट मैन्युफैक्चर ऐसा हुआ। अब उसको क्या करेंगे हम लोग, अब यहाँ पे जो डिजाइन रहेगा हमारे पास गेज का वो रॉन्ग डिजाइन हो गया।
Because of its small length, it could not be able to go throughout the manufactured hole. Hence, proper inspection cannot be possible. The result of inspection will be wrong. For this gauge, should be made up of same cross section and full length as that of hole to be produced. ठीक है, तो उसके लिए किस टाइप का गेज होना चाहिए, इस टाइप का गेज होना चाहिए. अगर आपका ज़्यादा डेप्थ तक का होल है आपका, उसके लिए अगर आपको जो है गेज की जरूरत पड़ रही है तो उसके रिलेवेंटली या उसके हाइट के उतना जो है हमारे पास गेज होना चाहिए, करेक्ट साइज का करेक्ट डिजाइन का हमारे पास गेज होना चाहिए, तभी आप जो है एक्यूरेट मेजरमेंट कर पाओगे. ये इसमें बताना चाह रहा है. अब यहाँ पे एक डिफरेंस दिया गया है, डिफरेंस बिटवीन गेज एंड इंस्ट्रूमेंट. अगेन ये भी जो है एग्जाम में पूछ चुका है. तो अगर हम गेज की बात करते हैं, दे विल नॉट गिव ट्रू रीडिंग्स ऑफ अ जॉब. इंस्ट्रूमेंट्स की बात करते हैं, दिस विल गिव यू ट्रू रीडिंग्स ऑफ अ जॉब. फ्री फ्रॉम इलेक्ट्रिक सप्लाई, गेजेस को जो इलेक्ट्रिक सप्लाई की जरूरत नहीं होती है, लेकिन कुछ इंस्ट्रूमेंट्स को जो है जरूरत पड़ सकती है, कुछ एक को नहीं पड़ेगी लेकिन कुछ एक को जरूरत पड़ सकती है. देन नेक्स्ट पॉइंट अगर हम देखते हैं तो गेज के अंदर इजी टू यूज बाय अनस्किल्ड वर्कर. अनस्किल्ड वर्कर जो रहेगा, जिसको कुछ पता नहीं है, फ्रेशर है, वो भी गेजेस को अच्छे से आसानी से इस्तेमाल कर सकेगा. बट इंस्ट्रूमेंट्स की अगर हम बात करते हैं तो प्रॉपर ट्रेनिंग इज रिक्वायर्ड. ठीक है, अगर आपको सही से इंस्ट्रूमेंट्स का इस्तेमाल करना है तो उसकी प्रॉपर ट्रेनिंग देनी पड़ेगी. देन गेज की अगर हम बात करेंगे, लिमिटेड टू पर्टिकुलर जॉब्स ओनली. गेजेस जो है हर जगह पे इस्तेमाल नहीं किए जा सकते, कुछ एक स्टेट्स और कुछ एक जगहों पे ही उसका इस्तेमाल हो सकता है, सब जगह पे गेजेस इस्तेमाल नहीं कर सकते. जबकि इंस्ट्रूमेंट्स को जो है, अब इंस्ट्रूमेंट में भी क्या है, बहुत सारे वैराइटीज है. तो इंस्ट्रूमेंट हर एक जॉब के लिए, हर एक सेक्शन के लिए अलग अलग है. जैसा आप कारपेंटरी शॉप देखेंगे तो वहाँ पे अलग इंस्ट्रूमेंट्स यूज होते हैं, मशीन शॉप देखेंगे तो वहाँ पे अलग इंस्ट्रूमेंट्स यूज होते हैं, वेल्डिंग शॉप देखेंगे तो वहाँ पे अलग इंस्ट्रूमेंट यूज होते हैं, मेटल शॉप देखेंगे आप तो वहाँ पे अलग इंस्ट्रूमेंट यूज होते हैं. तो बहरहाल इंस्ट्रूमेंट जो है सब जगहों पे इस्तेमाल हो सकते हैं, बट गेजेस लिमिटेड जगहों पे ही इस्तेमाल होंगे. नेक्स्ट पॉइंट अगर हम देखते हैं यहाँ पर गेजेस के अंदर, तो नो अदर ऑक्सिलरी इक्विपमेंट आर रिक्वायर्ड. गेजेस अगर हम इस्तेमाल करें तो उसके साथ दूसरे आमतौर पर जरूरत नहीं पड़ती है दूसरे किसी ऑक्सिलरी या सपोर्टिंग इंस्ट्रूमेंट्स की इक्विपमेंट. वही अगर हम इंस्ट्रूमेंट्स की बात करते हैं तो ऑक्सिलरी इक्विपमेंट सपोर्ट में भी रिक्वायर्ड. इन सम केसेस इंस्ट्रूमेंट के साथ साथ ऑक्सिलरी या दूसरे सपोर्टिंग इक्विपमेंट्स की जरूरत पड़ सकती है. देन नेक्स्ट पॉइंट अगर हम देखते हैं गेजेस के अंदर, तो गेज इंस्पेक्शन इज प्रेफर्ड इन मास प्रोडक्शन. गेजेस जो है इकोनॉमिकल कहाँ पे रहेंगे या ज़्यादा फिजिबल कहाँ पे रहेंगे, जहाँ पे मास प्रोडक्शन किया जा रहा है. जबकि इंस्ट्रूमेंट्स को मास प्रोडक्शन के लिए इस्तेमाल करना ज़्यादा अच्छा नहीं रहता है, क्योंकि इंस्ट्रूमेंट्स को यूज़ करने के लिए ज़्यादा टाइम हमको देना पड़ता है. तो मास प्रोडक्शन में टाइम उतना हमारे पास नहीं होता है, हमको ज़्यादा क्वांटिटी तैयार करनी होती है, तो इस जगह पे इंस्ट्रूमेंट्स को इस्तेमाल करना ज़्यादा फिजिबल नहीं रहेगा. देन हमारे चैप्टर का अगला जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो है इंडियन स्टैंडर्ड आईएसओ सिस्टम या फिर IS 919, 993, 1993 सिस्टम ऑफ लिमिट्स एंड फिट्स. So what is ISO system? So ISO system of limits and fits cover holes and shafts from smaller size to maximum size of P150 mm. For any basic size, 28 types of holes are available, and the series can be obtained by providing a series of holes which are oversized and undersized. The various hole sizes are A, B, C to XYZ. ZA, ZB, ZC, ये सब के सब क्या है, इसकी सीरीज है. और ये सीरीज जो है इनग्रेव या इनकार्व्ड होते हैं आपके गेजेस के ऊपर. द डिफरेंस ऑफ साइज ऑफ द होल फ्रॉम बेसिक साइज एंड शाफ्ट गिव द नीडेड फिट. टू अवॉइड कंफ्यूजन, कैपिटल और स्मॉल लेटर्स का जो है इस्तेमाल किया जाता है यहाँ पे. ईच 28 होल्स हैव अ चॉइस ऑफ द 18 ग्रेड्स ऑफ टॉलरेंसेस व्हिच आर IT01, ITO, IT1, IT2, IT15, IT16. These tolerance grades decide accuracy of manufacturing of hole. तो यहाँ पे जो है ये जो इंडियन स्टैंडर्ड्स है, ये इसके लिए है. यहाँ पे ग्रेडिंग या डेजिग्नेशन का इस्तेमाल किया जा रहा है, जिसके अंदर अल्फाबेट्स और नंबर्स दोनों का इस्तेमाल किया जा रहा है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा एक्यूरेसी को यहाँ पे अचीव किया जा सके. और अगर होल्स की बात करें तो वहाँ पे कैपिटल लेटर्स का इस्तेमाल किया जा रहा है. और अगर हम वहाँ पे शाफ्ट की बात करेंगे, शाफ्ट के डेजिग्नेशन दे रहे हैं हम लोग यहाँ पर इंडियन स्टैंडर्ड के थ्रू डेजिग्नेट कर रहे हैं वहाँ पे उसको. तो यहाँ पे अगर होल के लिए डेजिग्नेशन देना है तो हम कैपिटल लेटर्स का इस्तेमाल करें, और शाफ्ट के लिए देना है तो स्मॉल लेटर्स का इस्तेमाल करें. तो ABC से लेकर XYZ तक, या फिर XA, XB, XC से लेकर XX, XYY और YZ तक का जो है वहाँ पे
अल्फ़ाबेट्स रहेंगे और वहाँ पे फिर 01, 02, 03, 00 से लेकर तो 100 तक के भी नंबर्स भी रह सकते हैं वहाँ पर। तो इस तरीके से यहाँ पे डेजिग्नेशन दिया जाता है होल्स और शाफ्ट के लिए। तो ये डायग्राम में देख सकते हैं आप लोग, फंडामेंटल डेविएशन दिया गया है होल्स के लिए और शाफ्ट के लिए। ये जीरो लाइन है आपकी, तो जीरो लाइन से ऊपर और जीरो लाइन से नीचे दोनों चीज़ दी हुई है। ये है आपके होल्स के लिए, इसमें पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों चीज़ें आपको मिल रही है। और ये है आपके शाफ्ट के लिए, अगेन इसमें भी पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों चीज़ें आपको यहाँ पे मिल रही है। So this is all about your fundamental deviations of holes and shafts. तो इसके अंदर जो लेटर्स है A, B, C, D, ये क्या है आपके स्टैंडर्ड्स को डिफाइन कर रहा है। देन यहाँ पे उसका कैलकुलेशन वाला पार्ट दिखाया गया है, कैलकुलेशन ऑफ टॉलरेंस पीरियड्स, द मैक्सिमम एंड मिनिमम साइज in each range of basic size is known as diameter state is selected for all sizes to calculate IT values. I is calculated as for up to n 500 millimeters in आई माइक्रॉन। तो ये जो है एक फॉर्मूला दिया हुआ है आई को कैलकुलेट करने के लिए, ठीक है। ये जो है 500 मिलीमीटर तक के लिए ये फार्मूला यूज़ करते हैं और अबव 500 मिलीमीटर के लिए ये फार्मूला का इस्तेमाल किया जाता है। तो ये भी फार्मूला अगेन मैंने स्टैंडर्ड की तरफ से प्रीडिफाइंड है। अब यहाँ पे अगर आप देख पा रहे हो तो ये एक टेबल दिया हुआ है, इस टेबल के अंदर जो है ग्रेड, टॉलरेंस और मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस सब दिया हुआ है। नॉमेनक्लेचर की बात करते हैं हम लोग, किस तरीके से इसको रीड करना है। अभी ये नॉमेनक्लेचर की एग्जाम में पूछ चुका है, तो इसके बारे में देख लेते हैं हम लोग। ऐसा क्वेश्चन आता है, एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ H7 F8 विद रिस्पेक्ट टू फिट एंड बेसिस सिस्टम। तो एच अगर आप देख रहे हैं तो ये कैपिटल लेटर में है और एफ देख रहे हैं आप स्मॉल लेटर में। तो एच कैपिटल में है, इसका मतलब क्या है, ये होल बेसिस सिस्टम है या होल बेसिस सिस्टम है। और स्मॉल एफ दिया हुआ है, इसका मतलब क्या है, ये शाफ्ट बेसिस सिस्टम है। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं द वेरियस डायमेंशंस आर रिप्रेजेंटेड एज 35 H 8 F7 या 50 F8 G6 एक्सेट्रा। तो यहाँ पे क्या है, 35 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, बेसिक साइज को रिप्रेजेंट कर रहा है। यहाँ पे जो 35 है, ये 35 क्या कर रहा है, बेसिक साइज को रिप्रेजेंट कर रहा है। 35 इसका बेसिक साइज है इन मिलीमीटर। कैपिटल एच क्या कर रहा है यहाँ पर, the capital H indicates type of hole where H indicates the whole basis system. कैपिटल लेटर क्या कर रहा है यहाँ पे, होल बेसिस सिस्टम को रिप्रेजेंट कर रहा है। उसके सफिक्स में 8 दिया हुआ है। कैपिटल एच के सफिक्स में अगर यहाँ पे देख रहे हैं, आप लोग देख पा रहे हैं कि कैपिटल एच के सफिक्स में 8 दिया हुआ है। तो वो 8 क्या चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पर, the number 8 indicates IT8 grade of tolerance for the hole. The value of tolerance is 25 I in micrometer. यहाँ पे क्या है देखो, IT8। तो यहाँ पे देखते हैं हम लोग IT8 कहाँ है, IT8 IT8 में जो टॉलरेंस रहेगा वो 25 I का रहेगा और इसका जो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस रहेगा वो ऑटोमेटिक इलेक्ट्रिक मशीन के ऊपर इसको बनाया गया है। तो 8 क्या कर रहा है यहाँ पे, IT8 को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। और स्मॉल एफ क्या रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पे, स्मॉल एफ शाफ्ट टाइप, शाफ्ट का जो है वैल्यूज को मेजर रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पर। और 7 क्या है, एफ के सफिक्स में 7 दिया हुआ है, तो 7 IT7 को रिप्रेजेंट कर रहा है। द नंबर 7 इंडिकेट्स IT7 ग्रेड ऑफ टॉलरेंस फॉर शाफ्ट। द वैल्यू ऑफ टॉलरेंस इज 16 I। यहाँ पे हम देखते हैं IT7 तो 16 I और लेथ मशीन और हॉर्निंग मशीन में इसमें लेथ और हॉर्निंग के ऑपरेशन इसमें परफॉर्म किए जा रहे हैं। तो 16 I जो है इसके अंदर टॉलरेंस लिमिट है। I again micrometers में है। Similarly, it indicates the IT8 grade of 25 I tolerance. So यहाँ पे अगर हम देखते हैं क्लियरेंस को ये रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। ये डायग्राम में इस डायग्राम में अगर हम देखेंगे तो हमको पता चलेगा कि 35 कैपिटल H सफिक्स 8 स्मॉल f सफिक्स 7 जो है क्लियरेंस फिट को रिप्रेजेंट करता है।
कैपिटल H और स्मॉल f। ये क्लियरेंस बिट को यहाँ पे डिफाइन कर रहा है या रिप्रेजेंट कर रहा है। यहाँ पे और एक चीज़ है, यहाँ पे मल्टीगेजिंग। मल्टीगेजिंग क्या है, एक सिंपल सा टॉपिक है, इसको देख लेते हैं हम आज, 2 मिनट में हो जाएगा। मल्टीगेजिंग क्या कर रहे हैं, एक साथ मल्टीपल गेजेस का अगर हम इस्तेमाल कर रहे हैं, मल्टीपल गेजेस एक ही साथ में साइमल्टेनियसली यूज कर रहे हैं अलग अलग चीज़ों को मेजर करने के लिए। एक ही कंपोनेंट है, कंपोनेंट बड़े साइज का है हमारे पास, तो उस पर एक के बाद वन आफ्टर अनदर मेजरमेंट ये गेजिंग करने के बजाय हम क्या कर रहे हैं, एक ही साथ में गेजिंग कर रहे हैं साइमल्टेनियसली, तो उसको बोलते हैं हम लोग मल्टी गेजिंग। देखो इस तरीके से, ये क्या है आपका गेज है, ये गेज है और ये गेज है, जबकि ये क्या है आपका पूरा ये वर्क पीस है, और इसको जो है होल्ड करने के लिए यहाँ पे हमारे पास ये फिक्चर्स है, इसको होल्डिंग डिवाइसेस है। तो अब यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, एक साथ साइमल्टेनियसली इसको माउंट करके यहाँ पे सारे गेजेस के साथ डायरेक्टली कॉन्टेक्ट में लेकर आएंगे, तो इससे क्या होगा, हमारा टाइम सेव होगा। ओके, तो इसको बोलते हैं हम लोग मल्टी गेजिंग। तो इसका एक मैं आपको बता देता हूँ। ये क्या है, आपकी शाफ्ट है, क्रैंक शाफ्ट है। इस क्रैंक शाफ्ट के ऊपर हम क्या करें, साइमल्टेनियसली अलग अलग जगहों पर गेजेस की मदद से उसको चेक कर रहे हैं, उसके डायमेंशंस को चेक कर रहे हैं। और ये फुली कंट्रोल्ड है, और यहाँ पे अगर हम देख पा रहे हैं, थोड़ा सा मैं इसको रिमाइंड करता हूँ, गेजेस कहाँ पे लगे हुए हैं, थोड़ा सा आप नोटिस कीजिए यहाँ पे, 1 2 3 4 5 और जितने भी आगे सारे 5। इससे क्या होगा, एक साथ 10 जगहों पे, क्योंकि यहाँ पे देख रहे थे, ये एक हो गया, ये एक हो गया, ये एक हो गया, फिर का एक हो गया, इन सारी एक के बाद अगर हम मेजर करते डायमेंशन, तो हमारा टाइम बहुत ज़्यादा हो जाता है ना, 10 गुना ज़्यादा टाइम जाता है। अगर हम मान लीजिए 10 यहाँ पे गेजेस लगा रहे हैं, तो 10 मरतबा उतना ही टाइम देने के बजाय क्या करें, एक ही टाइम में 10 चीज़ों को एक साथ में हम क्या करें, यहाँ पे गेजिंग करें, होता है। यही आपका मल्टी गेजिंग का कॉन्सेप्ट है, इसी को हम लोग मल्टी गेजिंग। Thanks for watching the video. That's it for today. I will be back with new and interesting contents in the next video. Till then, take care and goodbye. Do not forget to hit subscribe button for getting notified when I will be back with new videos.